SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्राचीन काल के क्रम में एक नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आए हैं, जिसको हम लोग गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश के नाम से जानते हैं। और इससे जितने भी प्राचीन काल का हिस्ट्री में चैप्टर था, उसको हमने सीरियली से आपको लोड कर दिया है चैनल पे। आप लोग चाहे तो एक बार देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, तो बहुत बेहतर रूप में समझ में आएगा और हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं आज गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की बात करें तो जब हम लोग देखें कि 185 ईसा पूर्व में जब पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई, विदत की हत्या करके, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, तो उसके बाद जब पतन हो गया मौर्य साम्राज्य को, तो उसके बाद कोई पूरी भारतवर्ष में या पूरी जो इतना बड़ा साम्राज्य था भारत का, अफगानिस्तान से लेकर के आपको इधर उड़ीसा तक फैला हुआ था और एक संपूर्ण विस्तृत साम्राज्य था, उस ढंग का कोई फिर देखने को नहीं मिल रहा था। क्योंकि छोटे छोटे राजवंश का उद्भव हो गया था, जैसे शुंग वंश आ गया था, कर्ण वंश आ गया था, सातवाहन वंश आ गया था, ये जो कलिंग का छेदी वंश था वो आ गया था। तो ये सब छोटे छोटे राजवंश मतलब एक स्थानीय स्तर पर ही लोगों ने शासन करना शुरू कर दिया और एक विखंडित हो गया भारत। तत्पश्चात अब देखें कि इसके बाद फिर जब विदेशियों का जब मौका मिला, तो विदेशी आक्रमण भी हुए, जिसमें से हिंद यवन थे, ये हिंद यूनानी शासक थे, जो शक शासक थे। उसके बाद पहलव आए, फिर कुषाण आए, और कुषाण ने ही कुछ अच्छा काम किए थे। इससे पहले तो और थे जितना भी हिंद यवन थे, या तो फिर आप देख लीजिए शक थे, पहलव थे, इतने बृहत साम्राज्य का निर्माण नहीं कर पाए थे। बट कुषाण किए थे, जो यूची वंश से संबंधित चीन से थे, उन्होंने कुछ अच्छा किया था और उसका भी वीडियो हमने लोड कर दिया है। तो आप देखें कितना बड़ा लंबा हो गया, इतना बड़ा लंबी गैप है। तो आप देख सकते हैं कि 185 ईसा पूर्व से आप यहाँ आइए तो बहुत बड़ा आपको डिस्टेंस नजर आएगा। 240 ईस्वी में गुप्त वंश आया। तो पूरी भारत में कोई कृत शासन प्रणाली नहीं एक लंबा समय तक देखने को मिला। और जब गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुआ, तो ये जो गुप्त शासकों ने ही इतना बड़ी लंबी गैप को भरने का काम किया और इसको आपूर्ति की, और फिर से पूरे भारतवर्ष को एक राजनीतिक क्षेत्र के अधीन ला करके सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक इत्यादि क्षेत्रों में एक बृहत पैमाने पर विकास किया और एक बहुत बड़े साम्राज्य का फिर से निर्माण हो गया। उतना तो नहीं हो पाया, फिर भी बहुत अच्छे खासे साम्राज्य पे इसने भी निर्माण किए। और जो सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक इत्यादि जितने भी विकास हुआ, उस सभी को विशेषताओं को आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें फिलहाल हम शासक देख लेते हैं। तो उन्हीं सब विशेषताओं के आधार पर यह हिंदुत्व का स्वर्णकाल कहा गया। यह धार्मिक भी मान लीजिए, धार्मिक में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत वैष्णव धर्म को बहुत महत्व मिला। तो एक क्वेश्चन आता है कि वैष्णव गुप्त काल में किस धर्म का मतलब हिंदुत्व का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है, और इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य की जानकारी की बात हो तो जानकारी तो हमने प्राप्त कर लिया कि जब मौर्य का जब पतन हो गया था, तो पतन के बाद बहुत लंबा गैप देखने को मिला। उसके बाद एक तो बृहद साम्राज्य का निर्माण करने के लिए गुप्त वंश के शासकों ने आए, और इन्होंने एक राजनीतिक संपूर्ण भारत को फिर से एक राजनीतिक के क्षेत्र के अधीन ला करके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और साहित्यिक क्षेत्रों में प्रगति प्रदान की। तो इसका जानकारी के स्रोत देख लेते हैं। जानकारी के स्रोत में देख सकते हैं कि साहित्यिक स्रोत है, मुद्रा है, लेख है, यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद प्रमुख शासक को हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि मुद्रा अक्षर साहित्यिक स्रोत में आप देखें तो साहित्यिक स्रोत है किसी भी साम्राज्य को या किसी भी काल को या किसी भी वंश को समझने के लिए साहित्यिक स्रोत बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि एक लिखित रूप में और एक सही साक्ष्य देता है। तो आप साहित्यिक स्रोत को आप पढ़ के उसको अध्ययन करके हम लोग सब समझ सकते हैं कि कब का कौन सा शासनकाल किस राजा का था, कौन सा कार्य किया गया। तो साहित्यिक स्रोत में बहुत किसी भी वंश का या किसी समाज का साहित्यिक स्रोत बहुत बड़ा महत्व रखता है जानकारी के क्षेत्र में। तो एक विशाखदत्त थे, उनका एक मुद्राक्षस बुक था, देवीचंद्र गुप्तम मुद्राक्षस है, देवीचंद्र गुप्तम विशाखदत्त द्वारा रचित बुक है। इसमें बताया गया गुप्त साम्राज्य किस तरह से अपने साम्राज्य का निर्माण किया, किस तरह से एक स्वर्ण युग के रूप में ढाला, और हिंदुत्व का स्वर्ण क्यों कहा गया। बादशाह कामसूत्र बादशाह द्वारा रचित कामसूत्र है। कालिदास की रचना जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, बहुत सारी इनकी रचना है। इससे भी गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा सोने के सिक्के, एक क्वेश्चन हम पहले ही बताए थे कि सबसे ज़्यादा अगर सोना का सिक्का ढाला गया तो किसी भी काल में, तो सबसे ज़्यादा गुप्त काल में ढाला गया गुप्त साम्राज्य के शासकों द्वारा सबसे ज़्यादा। और सबसे पहले पूछे तो हिंदू द्वारा ढाला गया, और सबसे शुद्ध पूछे तो कुषाण शासक द्वारा चलाया गया था। तो सोने के सिक्के, अगर सोने की क्वालिटी कहीं गिरती है, मान लीजिए कि कहीं सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा हैं,
तो उसका साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। और सोने की क्वालिटी कम जाती है, आगे चलकर अगर कमते जाता है क्वालिटी सिक्के में जो सोने की क्वालिटी है, उससे ये पता लगता है कि साम्राज्य पतन की ओर जा रहा है, आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है साम्राज्य। तो इसे जैसे सोना का सिक्का कहीं विदेश में कहीं खुदाई के दौरान मिलता है, तो वहाँ से पता चलता है कि जो गुप्त साम्राज्य का सिक्का था वहाँ से मिला है। तो बाहरी व्यापार भी इससे जानकारी मिलती है कि बाहरी आंतरिक तो होता था व्यापार, और बाहरी व्यापार भी इसका होता था। एक मुद्रा का जो कहीं मिलता है तो साक्ष्य के रूप में आ जाता है। लेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख, एक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उनको हरिसेन नाम था, उनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लेख या इलाहाबाद का स्तंभ लेख कहा जाता है इसको। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में सभी गुप्त राजाओं पर जानकारी दी गई है। सबसे ऊपर में श्रीगुप्त को रखा गया है प्रयाग प्रशस्ति लेख में। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से भी जानकारी मिलती है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से 510 ईस्वी में एक गोपराज नामक सैनिक की पत्नी को सती होने की जानकारी मिलती है। यात्रा वृत्तांत हेनसोंग का है, जो है तो ये हर्षवर्धन के शासन का, इनका भी कुछ रचना है जो गुप्त काल की जानकारी देती है। फाहियान को फू की जो फाहियान आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, इनका भी एक लेख है, उससे जानकारी गुप्त समाज का मिलता है। तो आइए आगे हम बात करते हैं प्रमुख शासक की। तो प्रमुख शासक की बात करें तो सबसे पहले श्रीगुप्त आए। श्रीगुप्त ने एक छोटे से स्थानीय स्तर पर एक गुप्त साम्राज्य का, जैसे आपको बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली और गुप्त वंश की स्थापना की। इनका टाइम देखिएगा, टाइम पीरियड है 240 से 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त का शासनकाल रहा, 240 से 280 ईस्वी तक। और गुप्त वंश का प्रथम संस्थापक गुप्त वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक इन्हें माना जाता है, और थे ही यही। तो अगर क्वेश्चन यहाँ फंसाएगा आपको कि गुप्त वंश का संस्थापक शासक कौन था, तो श्रीगुप्त हो जाएगा। अगर वास्तविक लगा रहा कि गुप्त वंश के वास्तविक शासक या गुप्त राजवंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन ही फंसाता है। और क्या होता है कि स्टूडेंट एग्जाम हॉल में रहते हैं और जल्दी में मार श्रीगुप्त निकल जाते हैं, जबकि वास्तविक लगा देता है तो गुप्त मौत हो जाएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। सॉरी दोस्त, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। तो श्रीगुप्त ने एक स्थानीय स्तर पर गुप्त वंश की स्थापना की थी 240 ईस्वी में। श्रीगुप्त को आदिराज भी कहा जाता है। तो आप उपाधि भी ध्यान दीजिएगा, अन्य नाम भी, चूंकि बहुत ज़्यादा बिहार दरोगा में पूछता है, उपाधि से तो पूछ ही लेगा गुप्त वंश किसी के बारे में। तो इन्हें आदिराज भी कहा जाता है, जिसकी जानकारी हमें पूना ताम्र पत्राभिलेख से मिलता है। एक पूना ताम्र पत्राभिलेख है, ताम्र का अभिलेख है, उससे जानकारी मिलता है कि आदिराज के नाम से भी श्रीगुप्त को जाना जाता था। आदिराज के नाम से श्रीगुप्त को जाना जाता था। तो आदिराज श्रीगुप्त। आगे हम लोग देखते हैं कि श्रीगुप्त के बेटा घटोचक या पुत्र कह सकते हैं 280 ईस्वी में शासक बनते हैं, जो 319 तक रहते हैं। यह श्रीगुप्त का पुत्र था घटोचक, इसने महाराज की उपाधि धारण की। तो उपाधि को ध्यान रखिएगा, सभी राजा हैं जो कुछ न कुछ उपाधि धारण किए हैं, और बिहार दरोगा में जरूरी पूछता है वो उपाधि से संबंधित गुप्त साम्राज्य से। तो घटोचक द्वितीय शासक थे, जो श्रीगुप्त के पुत्र थे, जिन्हें 280 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जो 319 ईस्वी तक रहा। यह श्रीगुप्त का पुत्र था, इसने महाराज की उपाधि धारण की। इनके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जो एक महान शासक के रूप में जाने गए और एक विशाल समाज का निर्माण का श्रेय नहीं जाता है। जो घटोचक के पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने वास्तविक रूप से एक बृहद पैमाने पे गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को इन्होंने 319 ईस्वी में स्थापना किया, जो करीब 550 के आसपास चलता है। 319 से 550 तक पूरा गुप्त काल चलता है। इसलिए इसमें कहीं कहीं आपको मिल जाएगी 4th सदी से लेकर के 6th सदी तक, आपको 4th सदी से 6th सदी तक आपको गुप्त साम्राज्य का शासनकाल रहा था। तो कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव फंसाने ले देता है, क्योंकि ऐसे लोग याद रखते 280, तो ये तो तीसरी सदी की बात कर रहा है ना, तो 280 तीसरी सदी की बात, यहाँ वास्तविक रूप से पूछता है, वास्तविक दे देता है। तो 319 ईस्वी में वास्तविक रूप में स्थापना किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का, इसलिए 4th से 6th सदी तक आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे बुक में शासनकाल। आइए आगे देखते हैं। देख लीजिए चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी वास्तविक रूप से गुप्त वंश की स्थापना किया। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक एवं सबसे प्रसिद्ध शासक इन्हें कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। इसने भी एक उपाधि धारण किया, जो महाराजा धीराज की उपाधि था, उसको इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने लिच्छवी राजकुमारी, ठीक इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने समाज का विस्तार कर रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं। ठीक इसी प्रकार एक हर्यक वंश के शासक थे, जो बिंदुसार उनको नाम था, उन्होंने भी वैवाहिक संबंध स्थापित करके बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण किया था।
जो आपको मगध का प्रथम एक मगध का प्रथम वंश था हर्यक वंश, उसके उसी का एक शासक थे बिंदुसार, उन्होंने बिंबिसार, उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक उसी पर यहाँ भी आप गुप्त साम्राज्य को देख सकते हैं कि इसके वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने लिच्छवी की राजकुमार देव से विवाह कर समाज को और सशक्त बनाया था। तो समाज विस्तार में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी थी। इसने अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में 319 ईस्वी में, जब इनका राज्यरोहण हो रहा था, गद्दी पर बैठ रहे थे, तो इन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में आपको चंद्रगुप्त प्रथम किए थे, और 21 के उपलक्ष्य में किए थे। तो राज्यरोहण के उपलक्ष्य में, जब इनका राज्यरोहण 319 ईस्वी में गुप्त वंश का वास्तविक स्थापना करके इन्होंने जब अपना राज्यरोहण करा रहे थे, तो उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो अभी तक हमने बता दिया जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि 58 ईसा पूर्व में एक उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराया था, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 बीसी में विक्रम संवत चलाया था। और उसके बाद हमने देखा कि एक कुषाण शासक कनिष्क थे, उन्होंने शक संबंध की शुरुआत की। उन्होंने अपने जो राज्यरोहण हो रहा था, गद्दी पर बैठे थे, उसके उपलक्ष्य में चलाया था। और यहाँ एक आप गुप्त वंश में आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में राज्यरोहण के उपलक्ष्य में या राज्यरोहण के समय गुप्त संवत की शुरुआत की थी। आइए आगे, चंद्रगुप्त प्रथम बाद इनका पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठे, जो 335 ईस्वी में बैठे। 335 से लेकर 375 ईस्वी तक इन्होंने गद्दी पर बैठा। इन्होंने एक बृहद पैमाने पर साम्राज्य का निर्माण किया और बहुत सारे राजाओं को इन्होंने परास्त किया। दक्षिण में बहुत सारे राजाओं को परास्त किए, आर्यवर्त में परास्त किए। इसी को देखते हुए विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। इन्हीं विजयों को देखते हुए और इतना साहसी शासक होने और इतना काबिल शासक होने के नाते इन्हें विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। तो इसको देखते हैं डिटेल में। इसने गुप्त साम्राज्य का बृहद पैमाने पर विस्तार किया। इसने बृहद पैमाने पर बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। और इनको जो सिक्का है, इनका सिक्का पर इनको बिना बजाते हुए दिखाया गया है। और इसे लगता है कि संगीत प्रेमी है, इसीलिए इन्हें कविराज ही कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। एवं इसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। यहाँ से क्वेश्चन 3-4 को आपको बनेगा कि कौन सा गुप्त शासक ने बृहद पैमाने पर साम्राज्य का निर्माण किया था, जिसके कारण विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। तो समुद्रगुप्त आंसर हो जाएगा। फिर आपको कविराज किस गुप्त शासक के नाम से कविराज के नाम से किस गुप्त शासक को जाना जाता है, तो समुद्रगुप्त हो जाएंगे। फिर पूछा कि अश्वमेध पराक्रम की उपाधि किसने धारण किया था, तो समुद्रगुप्त हो जाएंगे। यहाँ से 3 क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आगे है कि हरिसेन जो समुद्रगुप्त दरबारी कवि थे, इन्हीं के दरबारी कवि थे हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का इन्होंने रचना किया था। इसमें समुद्रगुप्त के विजय को स्पष्ट जानकारी मिलती है। जितना भी इनका विजय अभियान था, इसी में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में से जानकारी मिलती है कि किन किन राजाओं को इन्होंने हराया था। इन्होंने आर्यावर्त के 9 राजा एवं दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया। आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने दिग्विजय हासिल किया एवं दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित करके धर्म विजय अभियान किया। तो इस प्रकार से आपको कहीं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाएगा कि दिग्विजय कब कहलाए समुद्रगुप्त। तो आर्यावर्त के 9 राजाओं को जब परास्त कर दिए तो इसे दिग्विजय कहा गया। और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को परास्त कर तो धर्म विजय के इसको नाम से जाना गया। विंसेंट स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा। इन्हीं के सारी विजयों को उपलब्धियों को देखते हुए विंसेंट आयर ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो विंसेंट स्मिथ हो जाएगा। या फिर इसको घुमा देगा कि किस गुप्तकालीन शासक को नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त हो जाएंगे। आगे कहता है कि जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है, ये अशोक द्वारा कौशाम्बी में स्थापित किया गया था। अशोक द्वारा कौशाम्बी में जो मौर्य में स्थापित हुआ था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इलाहाबाद का स्तंभ जिसको कहते हैं, कौशाम्बी में निर्मित किया गया था, जो बाद में अकबर द्वारा प्रयाग इलाहाबाद में लाकर के स्थापित कर दिया गया, जिसमें जहांगीर एवं बीरबल की भी जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि किस अभिलेख से मुगलकालीन शासकों की भी जानकारी मिलती है, तो आप याद रख सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से जहांगीर एवं बीरबल का भी वर्णन मिलता है। चूँकि अकबर द्वारा
ये गोस्वामी से उठा करके इसको इलाहाबाद में स्थापित कराया गया, इसीलिए इसमें अपना कुछ मुगलकालीन शासकों को भी इसमें नामांकित मिलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त ने विजय से खुश होकर अश्वमेध कराया था। तो 2446 में आया था क्वेश्चन कि किस राजा ने अश्वमेध कराया था, मेंस में आया था आपको, तो यही समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कराए थे, क्योंकि विजय से इतना खुश थे, बहुत सारे राजाओं को हराए थे। आप देख सकते हैं कि आर्यावर्त के 9 राजा को हराए थे और दक्षिणावर्त के 12 राजा को हराए थे। दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराने को उपलक्ष्य धर्म विजय के नाम से ही जाने गए, और आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराने के उपलक्ष्य इन्हें दिग्विजय कहा गया। इसी कारण यही सब इत्यादि इतने सारी जीतों को इन्होंने प्राप्त किया, और इसीलिए इन्होंने एक अश्वमेध कराया था। भानुगुप्त के एरान में जो आपको इसमें एक और मिलता है, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण ही से भानुगुप्त के एरान से मिलता है, जो 510 ईस्वी में गोपराज नामक सैनिक मर गया तो सब पत्नी को सत्य की जानकारी मिलती है। और ऐसे एक और जानकारी मिलती है कि एरान अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी है। दत्ता देवी है। भानुगुप्त के एरान समुद्रगुप्त पत्नी का नाम दत्ता देवी है। तो कहीं क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दे देगा। आगे कहता है कि समुद्रगुप्त से श्रीलंका के एक राजा थे, उनको नाम था मेघवर्मन। उन्होंने गया में बुद्ध का मूर्ति बनाने के लिए अनुमति मांगी थी, तो अनुमति उन्होंने दे दिया था। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगी थी, तो इन्होंने अनुमति दे दी थी। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाई गई थी। तो एक क्वेश्चन भी आपको पूछा है कि किस गुप्तकालीन शासक के शासनकाल में 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाई गई थी। तो समुद्रगुप्त शासनकाल में जिसमें अंकित था गरुड़, अश्वमेघ, धर्मधर, व्याघ्रता, परशु और विनाशार। आइए समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त जिस बड़ा लड़का था उन्होंने कुछ अल्प समय के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए राजा बना, और ये समाज विस्तार में कोई योगदान नहीं रहा रामगुप्त को, क्योंकि रामगुप्त एक बुद्धिहीन और कमजोर शासक था। इसीलिए इन्हें समाज का विस्तार नहीं कर पाया। और ऐसा कहा जाता है कि जो शक शासक ने इनको बुरी तरह से पराजित कर दिया था एक युद्ध में। और शक शासक वही थे जो आपको हम पढ़ाए थे कि जो मौर्योत्तर काल के बाद जो विदेशी आक्रमण हुआ था, उसके में हिंदू यूनानी आए थे, शक आए थे, जो मध्य एशिया के जनजाति थे, तो सबको द्वारा इन्हें बुरी तरह से पराजित कर दिया गया। जो इसकी जानकारी देवी चंद्रगुप्तम में मिलता है, जो विशाखदत्त की रचना है। इसकी जानकारी यहीं से मिलता है कि किस तरह से शक शासक ने रामगुप्त को पराजित किया था। और पराजित करने के पीछे एक कहानी है कि रामगुप्त की एक पत्नी ध्रुव देवी थी, उसको शक शासक प्राप्त करना चाहते थे, तत्पश्चात ऐसा हो नहीं पाया। जब चंद्रगुप्त द्वितीय, जो पढ़ाएंगे अभी कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को जब पता लगा कि इस तरह का मैटर है, तो उन्होंने स्त्री का भेष बना करके शक शासक के पास गए और रात में ही उनकी हत्या कर दी शक शासक को। और उसके बाद शक शासक को हत्या करने के बाद रामगुप्त की हत्या कर दिए। और रामगुप्त की हत्या करने के बाद उन्हें गद्दी बैठा और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहलाए। तो रामगुप्त एक अल्प समय के लिए और कमजोर शासक थे और बुद्धिहीन थे, कोई इनके पास शक्ति नहीं थी कि कुछ कर सके समाज के लिए, तो ये अल्प समय के लिए बने थे। इसकी जानकारी देवी चंद्रगुप्तम जो विशाखदत्त से मिलती है। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यह एक बहुत ही महाकांक्षी और शक्तिशाली और एक उत्कृष्ट शासक हुए गुप्त वंश में, और बहुत बड़े स्तर पर साम्राज्य का निर्माण किए। और इनके ही दरबार में नवरत्न रहते थे, जो कालिदास थे, धर्मंत्री थे, अमर सिंह थे इत्यादि 9 तरह के विद्वान होते थे। और इनकी शासनकाल में 2 राजधानी इन्होंने बनाए थे। एक तो पाटलिपुत्र थी, उसके बाद इन्होंने उज्जैन को बनाया था, जहाँ पे विभिन्न जो 9 तरह के नवरत्न रहते थे, ब्राह्मण भी रहते थे, जो विभिन्न कलाओं में निपुण थे, उनको वहाँ पे आश्रय दिया गया था। उज्जैन की राजधानी में जो उज्जैन राजधानी बनाए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो नवरत्नों के लिए वहाँ उनके जगह दिए थे, वहीं दरबार में रहते थे नवरत्न लोग। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो 375 से 415 ईस्वी तक शासन किए। यह समुद्रगुप्त एवं दत्ता देवी का छोटा पुत्र था। दत्ता देवी के मम्मी के नाम था समुद्रगुप्त। दत्ता देवी का छोटा पुत्र था, जिसने साम्राज्य का उत्कृष्ट शिखर तक पहुंचाया, समाज को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। बहुत ही इन्होंने बृहद पैमाने पर विस्तार किया साम्राज्य को। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव थे। कहा जाता है कि पूरे
गुप्त साम्राज्य वैष्णव थे, चूँकि हिंदुत्व का स्वर्णकाल इसको कहा जाता है, और वैष्णव धर्म चरम पे थी। मगर इसके बाद जैसे हम आएंगे आपको कुमारगुप्त प्रथम के पास, तो इसमें देखें कि सभी जो सभी राजा थे वैष्णव थे, अरबी वैष्णव थे, फिर सभी धर्मों को इन्होंने समान महत्व देता था और समान रूप से सम्मान करते थे। इसी कारण कि कुमारगुप्त आगे चल करके जो विक्रमशिला जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय उसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम करवाए थे। अभी पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तीनों द्वितीय वैष्णव धर्म मानते थे और इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो भाई 1446 में से पूछा था बिहार दरबार में कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। इन्होंने वैष्णव धर्म मानने के कारण परम भागवत की उपाधि धारण किए थे। बकाटक नरेश, इन्होंने जिस तरह से हर्यक वंश के जो संस्थापक बिंबिसार थे, उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य को विस्तार किया। इसमें भी एक दो शासक हैं जो वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य को विस्तार किया और शक्ति प्रदान किए। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ही थे जिन्होंने लिच्छवी के लक्ष्मण से शादी किए थे और साम्राज्य को विस्तार किए थे। यहाँ भी जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने अपने पुत्री का विवाह बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया और साम्राज्य का विस्तार किया और शक्ति मिली। तत्पश्चात जब इन्होंने बकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किए, उसके बाद बकाटक नरेश जो बकाटक के राजा थे, उन्होंने शकों को पराजित करने से इनको सहायता किया था। तो बकाटक की सहायता से शक शासक को पराजित किए। इसके बाद इसे सरकारी कहा गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश में किस शासक को सरकारी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो सरकारी कहा गया क्योंकि इन्होंने शकों को पराजित किया था, इसीलिए इन्हें सरकारी कहा जाता है। और बकाटक नरेश की सहायता से इन्होंने इसकी शकों को पराजित किया था। यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे जो युद्ध हुआ था, इसमें हार गए थे रामगुप्त। उसी को बदला लेने के लिए इन्होंने इस तरह का समाज का विस्तार किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके, और इस बकाटक नरेश की सहायता से शक शासक को पराजित किया। पराजित करने के बाद इन्हें सरकारी कहा गया, शकों को नाश करने वाला सरकारी। शकों पर जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इसमें दो क्वेश्चन फंसाता है कि विक्रमादित्य किन्हें कहा जाता है, प्रथम की द्वितीय को? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है क्योंकि इन्हें शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। एवं चांदी का सिक्के चलाए। तो ये क्वेश्चन पूछा है किस शासक ने चांदी का सिक्का, किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के चलाया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, जो द्वितीय का नाम जाना जाता है, उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। इनकी पहली राजधानी, अभी हम कुछ देर पहले बता दें, पहली राजधानी पाटलिपुत्र थी जो शुरू से चलते आ रहा था। और द्वितीय राजधानी उज्जैन थी जहाँ पर नवरत्न रहते थे, जैसे ब्राह्मीर हैं, कालिदास हैं, धर्मंत्री इत्यादि नौ तरह के जो विभिन्न कलाओं में निपुण थे, वो उज्जैन के दरबार में रहते थे। इस काल में चीनी यात्री, ये तो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, फाह्यान, ये फो की इसकी यात्रा वृत्तांत है, उसकी रचना इन्होंने किया है। तो पूछता है कि फाह्यान किस शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। और इसके बाद हम लोग हेनसोंग पढ़ेंगे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वनडे में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री जो बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के लिए आया था, जो फाह्यान इसका नाम था, जो फू की इसका यात्रा वृत्तांत है। एक और क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हर एक जगह फंसाता है और बच्चा गलती कर देता है, चंद्र लिख देता है वहाँ, तो चंद्रगुप्त अब द्वितीय होगी प्रथम होगा, वो समझ नहीं पाता। महरौली का अल्लाह स्तंभ जो कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में स्थित है, फिलहाल कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में, आपको 2213 पीटी में पूछा था बिहार दरबार के, कुव्वत-उल-इस्लाम महरौली का अल्लाह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में स्थित है। यहाँ पे जो चंद्र नाम दिया गया है, इन्हीं के बारे में बताया, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा गया है क्योंकि अभी तक इसका क्वालिटी है महरौली का लोहा स्तंभ का, इसमें अभी तक जंग नहीं लगा। इसका रीजन है कि बहुत ही उत्कृष्ट और हाई क्वालिटी के लोहा से बनाया गया है इसको, इसलिए इसमें जंग नहीं लगा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसका निर्माण कराया गया था, महरौली का लोहा स्तंभ जो कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में स्थित है। और इस पर चंद्र जो नाम लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा गया है। यहाँ पर उदयगिरी अभिलेख के अनुसार इन्होंने जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, उदयगिरी अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे या चंद्रगुप्त द्वितीय वो संपूर्ण पृथ्वी को जीतना चाहते थे। इसकी जानकारी हमें उदयगिरी अभिलेख से मिलता है। इसके बाद इनका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम आए। कुमारगुप्त जो 415 से 455 ईस्वी तक इन्होंने सत्ता पर कायमी रहा। इसे तुमुन अभिलेख में शरतकालीन सूर्य कहा गया है। तो इस तरह से बहुत से जो अन्य नाम है जो पूछा जाता है गुप्त काल से खास करके, तो इसमें याद रखें कि तुमुन अभिलेख में इसे शरतकालीन सूर्य कहा गया है कुमारगुप्त प्रथम को। मंदसौर अभिलेख से संपूर्ण शासन का वर्णन मिलता है इसका, जो कुमारगुप्त प्रथम है, इनका संपूर्ण शासन की जानकारी मंदसौर अभिलेख से
प्राप्त होती है। मनुसभा अभिलेख से संपूर्ण शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के शासन काल में हुआ, जो पूर्णतः बौद्ध धर्म से संबंधित था। इसलिए हमने इससे पहले बताया कि जो गुप्तकालीन शासक थे सभी धर्मों को समान महत्व देते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा चरणों पे वैष्णव धर्म को यहाँ पोजीशन हो गया था, और वैष्णव धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म हो गया था गुप्त काल में। फिर भी सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते थे, एक तरह से देखते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय में कराई गई थी। हुनों का प्रथम आक्रमण, यहाँ 2 क्वेश्चन आपको फंसाएगा कि हुनों का किस गुप्तकालीन शासक के शासनकाल में प्रथम हुनों का आक्रमण हुआ था। तो कुमारगुप्त प्रथम। किसने पराजित किया? तो इसका पुत्र जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने हुनों को पराजित किया था। तो हुनों का प्रथम आक्रमण कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई, जिसे पराजित करने के लिए इन्होंने स्कंदगुप्त को भेजा। तो पराजित करने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा, और प्रथम आक्रमण कुमारगुप्त को प्रथम शासनकाल में। आप पूर्णतः उन्मूलन किसने किया? तो स्कंदगुप्त ने किया। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आए, किसके शासनकाल में प्रथम हुन आक्रमण हुआ था? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। तो किससे पराजित करने के लिए किसको भेजा गया था? तो आपको स्कंदगुप्त को भेजा गया था। अगर यही पूछे कि संपूर्ण उन्मूलन किसने किया था? हुनों को संपूर्ण उन्मूलन किसने किया था? जिस तरह से यहाँ देखें कि शक शासक को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित किया या उन्मूलन कर दिया, उसी प्रकार हुनों का भी उन्मूलन स्कंदगुप्त ने पूर्णतः कर दिया था। और इसका देखते हैं उपाधि, जो कुमारगुप्त प्रथम की कुछ उपाधियाँ थी, जैसे व्याघ्र पराक्रम, महेंद्रादित्य, अजित महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र इत्यादि इनका अन्य नाम भी है, या उपाधि भी इन्हें प्राप्त किया था। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त शासन पर गद्दी पर बैठते हैं। स्कंदगुप्त जिसका टाइम पीरियड 455 से 467 ईस्वी तक था। इसने हुनों को बुरी तरह से पराजित किया। तो अभी हमने बताया कि इसने हुनों को बुरी तरह से पराजित किया, और प्रथम आक्रमण इनके पिता के शासनकाल में कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। और कुमारगुप्त प्रथम ने ही हुनों को परास्त करने के लिए स्कंदगुप्त गया था, और अनंत हुन को स्कंदगुप्त ने पूरी तरह पराजित किया। इन्होंने कर्मादित्य की उपाधि धारण की। तो उपाधि से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं गुप्त काल से, तो गुप्त शासक से। तो याद रखिए, कर्मादित्य की उपाधि धारण की स्कंदगुप्त ने। इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। जो सुदर्शन झील आपको हम पढ़ाए थे कि मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त नामक एक सेनापति था, जिन्होंने गुजरात में गिरनार पर्वत पे उसका निर्माण करवाया था आपको सुदर्शन झील का, जो कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता था। तो उसके बाद हम बताएं कि जब विदेशी आक्रमण हुई मौर्योत्तर काल के बाद, तो किस तरह से शक शासक रुद्रराम प्रथम ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित, जो गुजरात में है, सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जानकारी की सुदर्शन झील का निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया था। कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त को सपोकर्म कहा गया है। कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त को सपोकर्म कहा गया है। कहोम अभिलेख में स्कंदगुप्त को सपोकर्म कहा गया है। प्रशासनिक सुविधा के लिए इसने एक अलग राजधानी बनाई थी। जिस तरह से आपने देखा कि एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने आपको पाटलिपुत्र एक राजधानी थी, दूसरी राजधानी उज्जैन बनाए थे, जहाँ उनका महारत्न उस दौरान में रहते थे। ठीक उस प्रकार इसने भी प्रशासनिक सुविधा हेतु स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा हेतु अयोध्या में एक राजधानी बनाया था। तो आपको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनाना तो पूछ सकता है कि किस गुप्त शासक ने प्रशासनिक सुविधा हेतु अयोध्या को राजधानी बनाया था? तो स्कंदगुप्त ने बनाया था। इसके बाद आते हैं भानुगुप्त, जो आगे चल के जब देखें कि जब स्कंदगुप्त जाते हैं उसके बाद शासन कमजोर होते जाता है और शक्ति छीन होती जाती है गुप्त साम्राज्य की पतन की ओर चले जाते हैं। इसमें कुछ समय के लिए शासक रहे, जैसे मुख्य रूप से इसके बाद देखें तो स्कंदगुप्त के बाद भानुगुप्त आए, जो 510 ईस्वी में। इनका एक एरन अभिलेख है। एरन अभिलेख से किसी भी स्त्री को सती होने का प्रथम प्रमाण मिलता है। तो भानुगुप्त को 510 में जो एरन अभिलेख, जब 510 में गद्दी पर बैठे थे, तो उस टाइम एक एरन अभिलेख का इन्होंने निर्माण कराया था। उसमें लिखा है कि गोपराज नामक एक सैनिक था, उसको जब मृत्यु हो गई थी तो किस प्रकार से इसकी पत्नी को उसके चिता पर जिंदा जलाया गया था सती प्रथा के नाम पे। तो देखिए कितना बड़ा कलंक था समाज में। इस तरह नहीं होना चाहिए स्त्री के प्रति। अगर करना ही है तो जैसे सती प्रथा थी, जैसे पुरुष प्रथा भी करता कि पत्नी को मरने के बाद अगर पुरुष को भी जलाया जाता तो हम उसको मानते। ये सब कुछ प्रथाएं थी, ये सब महिलाओं पर अत्याचार थी, सब नहीं होना चाहिए। आज तो खैर है नहीं, किसको हिम्मत नहीं की सब करेगा। तो भानुगुप्त के 510 ईस्वी में इसके एरन अभिलेख से गोपराज नामक सैनिक की पत्नी को सती होने का प्रथम प्रमाण मिलता है। इसके बाद इसका अंतिम शासक विष्णुगुप्त आए, और जो 550 तक गुप्त साम्राज्य किसी तरह चलाएं, और अंत में इनका ही पतन हो गया। इस प्रकार से आज हमने गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासक को देखें, और जो महत्वपूर्ण उनका उपाधि था और टाइम ऑफ पीरियड देखें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के लाएंगे किस तरह से गुप्तकालीन समाज था, किस तरह से गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था थी, किस तरह से गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति थी, जब धार्मिक जीवन था, किस तरह का राजनीतिक जीवन था इत्यादि
बात इत्यादि टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसको एक से दो बार देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में फंसता है। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।